बेटा हमारी जान को बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। इस बच्ची को कुएं में फेंक दो, तभी हमारा कल्याण होगा। इस पर गोबर, कीचड़ और मलमूत्र फेंकना शुरू कर दो और पत्थरों से मारो। आप फातिमा शेख को क्यों भूल गए? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और मैं तपेन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं बहुत जोश में हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस शख्स की आज मैं बात करने जा रही हूँ उनकी स्टोरी सुनकर आप हिल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया के बारे में। एक ऐसी लेडी जो लोअर कास्ट से आती थी। 19वीं सेंचुरी में औरतों का काम करना और घर से बाहर निकलना लोहे के चने चबाने जितना कठिन था, लेकिन वो अपने मकसद से हटी नहीं और 176 साल पहले उन्होंने वो चमत्कार किए जो शायद आज के समय में आपको बहुत आसान लगे। उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल्स खोले और आंदोलन किए और समाज को अपने सामने झुका दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मसीहा, वॉरियर, क्रांति ज्योति माँ सावित्रीबाई फुले के बारे में। माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को सितारा जिले के नाय गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसिंह पाटिल और इनकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। ये अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी और जब ये केवल 9 साल की थी तभी इनकी शादी 1840 में ज्योतिराव फुले से कर दी जाती है, जिनकी उम्र केवल 12 साल की थी। महात्मा ज्योतिराव फुले स्वयं एक महान विचारक, कार्यकर्ता, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। माँ सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी और इनकी शिक्षा शादी के बाद से शुरू होती है, और ज्योतिराव ने ही इनको पढ़ाया लिखाया था। उन्होंने एक सिंपल स्कूल से 3rd और 4th की परीक्षा पास की और इनका टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए ज्योतिराव ने इनका एडमिशन मिस फरार इंस्टीट्यूट में करा दिया था। डियर फ्रेंड्स, इतिहास में जहां पहला स्कूल खोलने का श्रेय ज्योतिराव फुले को दिया जाता है, तो वहीं देश की पहली महिला शिक्षिका के तौर पर सावित्रीबाई फुले को याद किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसी महान नारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। शायद वो ना होती तो सावित्रीबाई फुले का मिशन अधूरा रह जाता, इसलिए आज की स्टोरी में उनकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। फातिमा शेख ने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों और खासकर स्त्रियों के लिए सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और समाज में व्याकृतियों की हवा निकाल दी। 1 जनवरी सन 1848 को पुणे के बुधवारपेट में जब पहला स्कूल खोला गया था, तो सावित्रीबाई फुले के साथ पढ़ाने वाली दूसरी महिला शिक्षिका फातिमा शेख ही थी। सावित्री ज्योतिराव फुले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री थी, जिन्होंने 19वीं सदी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो उस समय की कुछ चुनिंदा पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक थीं। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह का खुलकर विरोध किया और प्रचार किया। उस समय विवाह की 3 कैटेगरी हुआ करती थी, जैसे कि पहली कैटेगरी में लड़की होती थी 8-9 साल की और लड़का होता था 11-12 साल का, और दूसरी कैटेगरी में लड़की होती थी 15-16 साल की और लड़का होता था 30-31-32 साल का, और थर्ड कैटेगरी में जो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार हुआ करते थे, उनकी लड़कियों को रईस, पैसे वाले लोग अपने ऐश और आराम के लिए खरीद लिया करते थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि लड़का होता था 60-65 साल का और लड़की होती थी 15-16 साल की। तो लड़के की मरने की उम्र होगी 70-80 साल, और जब लड़का 70-80 साल का होगा तब लड़की की उम्र होगी 20-25 साल। तो जब लड़का मर जाता था और उसे जलाया जाता था, तो साथ में लड़की को भी जला दिया जाता था। तो सावित्रीबाई फुले ने सती प्रथा और बाल विवाह को भी बंद करवाया। साथ ही उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी बहुत मेहनत की। सावित्रीबाई फुले को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्ना भाऊ साठे बहुत पसंद किया करते थे और उन्हें दलित मंगल जाति का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ कई अभियान चलाए और उस समय की स्थिति कुछ ये थी कि समाज के लोग सावित्रीबाई फुले की परछाई तक से नफरत किया करते थे। उन्होंने जाति व लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। सावित्रीबाई अब विधवाओं के बाल मुंडवाने की मौजूदा परंपरा का विरोध करने लगी और इस मौजूदा परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने दिमाग लगाया, क्यों ना सारे सैलून बंद करा दिए जाए और सारे बार्बर्स को अपने साथ ले लिया जाए। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया।
मुंबई और पुणे में जितने भी सैलून थे उनको बंद करा दिया और सारे बार्बर्स को अपने साथ ले लिया और सारे बार्बर के साथ हड़ताल करने में सफल रही। मां सावित्रीबाई द्वारा खोले गए सभी स्कूल 1858 में बंद कर दिए गए। इसका ये कारण था कि समाज द्वारा पीड़ित किए गए परिवारों के लोगों को शिक्षित करने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन एक साल बाद उन्होंने नए 18 स्कूल खोले और डिफरेंट कास्ट के बच्चों को पढ़ाया। लेकिन उनको इस तरीके से पढ़ाता देख पुणे में रहने वाले ऊपरी जात के लोग उनसे नफरत करने लगे क्योंकि वो दलित शिक्षा के खिलाफ थे। सावित्रीबाई और फातिमा शेख को स्थानीय लोगों ने धमकी दी और सामाजिक रूप से परेशान और अपमानित किया गया। जब मां सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तब रास्ते में उनके ऊपर गोबर, कीचड़, मलमूत्र फेंका जाता था और तो और उनको पत्थरों से भी मारा जाता था। लेकिन ये बात ज्योतिराव को पहले से ही पता थी कि समाज के द्वारा ये हरकतें जरूर की जाएंगी, इसलिए वो सावित्रीबाई को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया करते थे। और जब वो स्कूल जाती थी उससे पहले वो उनको साड़ी रखने के लिए दे दिया करते थे ताकि वो स्कूल जाकर फ्रेश होकर दूसरी साड़ी पहन लें। लेकिन समाज की इन हरकतों से सावित्रीबाई के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती गईं। बाद में शिक्षा आंदोलन को और तेज करने के लिए मां सावित्रीबाई और फातिमा शेख शगनाबाई के साथ जुड़ गईं और फिर उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए एक नाइट स्कूल की स्थापना करी ताकि वो दिन में अपना काम कर सके और रात में स्कूल की पढ़ाई करें। 1848 में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के द्वारा पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल खोला गया था। आज आप मॉडर्न स्कूलों में भले ही पढ़ते हों, लेकिन उस समय लड़कियों को पढ़ना लिखना तो दूर, घर से निकलने तक की छूट नहीं दी जाती थी, बल्कि लड़कियों को तो जन्म लेते ही कुएं में फेंककर मार दिया जाता था। लेकिन इन दोनों ने मिलकर देश का पहला स्कूल खोला, वो भी लड़कियों के लिए। और जब ये बात समाज के लोगों को पता चली तो वो इन्हें मारने काटने की कहने लगे और ज्योतिराव फूले के घर वालों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया और उनके पिता ने उनसे कहा कि भैया तू यहाँ से चला जा, नहीं तो इस समाज के लोग हमें भी मार देंगे। और फिर वो घर छोड़कर अपने मिशन को सार्थक करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे देश में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं या हमारे देश में समाज के लिए जितने भी अच्छे काम हुए हैं उनको पूरा करने में हमारे देश की मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा ही कुछ ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ हुआ। जब वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे तब ज्योतिराव फूले के दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उनको अपने घर में आश्रय दिया। उन्होंने देश का पहला स्कूल खोलने के लिए ज्योतिराव फूले को अपना पूरा घर दे दिया कि भैया तू इसमें अपना स्कूल खोल, बच्चों को पढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। और यहीं से सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की करण अर्जुन जैसी जोड़ी बनकर तैयार हो जाती है और फिर दोनों मिलकर समाज में शिक्षा का तूफान खड़ा कर देती हैं। सन 1852 आते आते उनके द्वारा 3 स्कूल खोल दिए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई के काम को ब्रिटिश सरकार द्वारा सराहा जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। उस वर्ष सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का नाम दिया गया था। उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल की शुरुआत की और फिर उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए कई सारे आश्रम बनवाए, कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए आश्रम बनवाए, सती प्रथा को रोकने और विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए कई संगठन बनवाकर अलग अलग काम किए। मैं आपको सावित्रीबाई के इंटेलिजेंट होने की एक कहानी सुनाती हूँ कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कठोर नियमों का कैसे फायदा उठाया। एक ऊंचे जात के लड़के को दलित जात की लड़की से प्यार हो जाता है। जैसे ही ये बात ऊंचे जात के लोगों को पता चलती है वैसे ही वो लोग इकट्ठा होकर उन दोनों को मारने लगते हैं। फिर ये बात सावित्रीबाई को पता चलती है, फिर वो उन दोनों को बचाने के लिए आगे आ जाती हैं। वो उनसे कहती है कि अंग्रेजी सरकार के नियम इतने कठोर है ना कि वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। वैसे ही वो डर के भाग जाते हैं और वो उन दोनों की जान बचा लेती हैं। डियर फ्रेंड्स, माँ सावित्रीबाई फूले ने ही सबसे पहले स्कूलों में स्कॉलरशिप यानी कि वजीफा देना शुरू किया ताकि बच्चे लगातार स्कूल आएँ और माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने देश की सबसे पहली PTM यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्टार्ट की। इसके बाद 1874 में ज्योतिराव फूले
और सावित्रीबाई फुले ने एक ब्राह्मण विधवा का बच्चा गोद ले लिया जिसका नाम यशवंत राव था, जो बड़े होकर एक फेमस डॉक्टर बने। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और उनके पुनर्विवाह की भी वकालत की। और फिर सावित्रीबाई के दत्तक पुत्र यशवंत राव एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने लगे। लेकिन कुछ सालों बाद बुलेसोनिक प्लेग नाम की बहुत भयंकर महामारी फैलने लगी। कोरोना की तरह हर जगह त्राही त्राही मचने लगी। अंग्रेज प्लेग से पीड़ित लोगों को मार दिया करते थे, भगा दिया करते थे, जला दिया करते थे। तभी ब्रेव लेडी सावित्रीबाई और उनके पुत्र यशवंत राव ने प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करना शुरू कर दी और लोगों की सेवा करते करते सावित्रीबाई भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। माँ सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से सदियों पुरानी समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत किया है वो तारीफ के काबिल है और उससे हम जैसी पीढ़ियां भी प्रेरित हो रही हैं। साल 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया गया था और इंडिया पोस्ट द्वारा 10 मार्च 1998 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था। 3 जनवरी 2017 को गूगल ने अपने गूगल डूडल द्वारा उनकी 186वीं जयंती मनाई और आज भी महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों को माँ सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गयों के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। ऐसी ही ऐतिहासिक और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। भैया आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सुनाने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कहानी किड्स पेनोर की जुबानी। आइए देखते हैं। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे। भैया आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हो? जी हाँ, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानता हूँ। वो अपने देश के बहुत बड़े इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच भी हैं और उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी है और उन्हें गेम चेंजर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। ओह नाइस। शुभी, तुम्हें पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ मुझे पता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। भैया आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के मम्मी पापा के बारे में जानते हो? जी हाँ, मैं उनके मम्मी पापा के बारे में जानता हूँ। उनके पापा की डेथ हो गई थी जब वो 2 साल ही के थे और उनकी मम्मा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई थी। ओह वेरी सैड। भैया आपको क्या पता है फिर वो कहाँ रहते थे? हाँ मेरे को पता है, वो फिर अपने चाचा चाची के पास रहते थे और उन्हें बार बार स्कूल भी चेंज करने पड़े और वो दिल्ली भी आए। शुभी, तुम्हें पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी में इतना इंस्पिरेशन कहाँ से आया? हाँ मुझे पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी में इतना इंस्पिरेशन कहाँ से आया। वो जब छोटे थे उन्हें स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक था। वो बहुत तरीके के स्पोर्ट्स खेलते थे जैसा कि बैडमिंटन और फुटबॉल, ऐसे बहुत तरीके के गेम।
वहीं से उन्हें मोटिवेट होने का इंस्पिरेशन मिला। भैया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पढ़ाई में कैसे थे? हाँ, वो सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत वीक थे। भैया मतलब वो एवरेज स्टूडेंट थे? नहीं, वो बिजनेस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सब सब्जेक्ट में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। ओह ग्रेट। शुभी, तुम्हें पता है क्या, एक बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एडमिशन भी हो गया था एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो फिर भी डिसअपॉइंटेड क्यों हो गए थे? वो डिसअपॉइंटेड इसलिए हो गए थे क्योंकि उनके पास फीस डिपॉजिट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तुम्हें पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फिर कहाँ रहने लगे थे? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फिर इस्कॉन टेम्पल में रहने लगे थे। उनने भगवद गीता को पढ़ा और गरीब बच्चों की समाज सेवा करी। और फिर वो अपनी पढ़ाई और पेट कैसे भरते थे? वो फिर शाम को बहुत सारे बैग ले जाके उनके अंदर डिक्शनरी को ले जाके फुटपाथ पे बेचते थे और उनसे वो अपना पढ़ाई और लिखाई का सामान वगैरह ला के पढ़ते थे। ओह भैया आपको पता है कि उनने एक ऑफिस भी खोला था? जी हाँ, मेरे को पता है, उन्होंने एक ऑफिस भी खोला था। उनने उसमें 100 एम्प्लॉयज ज्वाइन किए थे और उन्होंने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया। भैया आपको पता है उनके पास एक प्रॉब्लम भी थी? जी हाँ, मेरे को पता है। वो प्रॉब्लम थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने ऑफिस में एक टॉयलेट बनवा सकें, इसलिए उनके एम्प्लॉयज़ पब्लिक टॉयलेट में जाया करते थे। इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने हर एम्प्लॉय का टाइम फिक्स कर रखा था कि तुम इतने टाइम पे जाना। उस टाइम के बीच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद जाकर टॉयलेट साफ करके दूसरे एम्प्लॉय को वो बेचते थे। भैया आपको पता है कि उनके पास एक और प्रॉब्लम थी? जी हाँ, मेरे को पता है। उनकी जो छत पर जो पानी की टंकी हैंड वॉश करने के लिए होती है, वो लीक करती थी। इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ख़त्म होने से पहले नीचे से बाल्टी ले जाकर ऊपर टंकी में उसे ख़त्म होने से पहले डाल आते थे। ओह वेरी गुड। तुम्हें पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टॉयलेट साफ क्यों करते थे? क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ उनको छोड़ के ना चले जाएं, और अगर वो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे तो उनका बड़ा सपना रह जाएगा। और जरा बताना उनका एक बड़ा सपना क्या था? उनका बड़ा सपना ये था कि जो उन्हें तकलीफ सही है वो हमारे देश के बच्चों को ना सहनी पड़े। वो उनका सपना इटली, फ्रांस, पेरिस ऐसे देशों के लिए नहीं था, सिर्फ अपने देश के गरीब बच्चों के लिए था। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उनका कंटेंट पेरिस, फ्रांस के बच्चों के लिए नहीं है, अपने देश के गरीब बच्चों के लिए है। जो तकलीफ उन्होंने सही है वो हमारे देश के गरीब बच्चे नहीं सहे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए ये कंटेंट बनाया। वाह! क्या आप जानना चाहोगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपना बड़ा सपना पूरा करने के लिए क्या माध्यम चुना, जिससे हमारे देश के गरीब बच्चे टाटा, जिंदल, मित्तल, अडानी, अंबानी के बच्चों की तरह अपने भी बड़े एम्पायर खड़े कर सकें? उस बड़े सपने का नाम है balabusiness.com।